Today we are going to discuss about fundamental concepts in organic reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या मतलब है पहले वो समझ लेते हैं। रिएक्शन का क्या मतलब है पहले वो समझ लेते हैं। रिएक्शन आप तब बोलते हो जब कोई भी एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कोई नया प्रोडक्ट बन जाए। Whenever in a change a new product is formed, that change you will call as a chemical change. And whenever you represent a chemical change in words, last time पढ़ा आपने, then you say that chemical reaction is taking place. अब जब कभी भी chemical change को आप words में लिखते हो तो वो chemical reaction है, और जब आप उस chemical change को, उस chemical reaction को symbolic representation करते हो तो आप उसे chemical equation बोलते हो। मैकेनिज्म की जो बात है, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टेप वाइज डिस्क्राइब करें तब वो मैकेनिज्म कहलाता है उस केमिकल रिएक्शन का। द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स मैकेनिज्म। जो रिएक्शन हम देखते हैं, जो आप जनरली लिखते हो रिएक्शंस को, इक्वेशंस को एक स्टेप में, वो इतनी आसान नहीं होती हैं, वो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं। और जब आप उनको एक से ज्यादा स्टेप्स में जिस तरह से वो प्रोसीड हो रही हैं, उस प्रोसेस को आप रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हो। द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स मैकेनिज्म। तो जो जनरल रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इस तरह से रहता है। ये सबस्ट्रेट यानी कि जो आपका रिएक्टेंट है वो, उस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, उसके बाद इंटरमीडिएट बनेगा और प्रोडक्ट बनेंगे। जिस कंपाउंड का परसेंटेज सबसे ज्यादा रहेगा वो आपका मेन प्रोडक्ट कहलाएगा, और जिसकी परसेंटेज कम रहेगी प्रोडक्ट में वो उसका बाई प्रोडक्ट कहलाएगा, उस केमिकल रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट कहलाएगा। हमारे पास एक थ्योरी है विच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये कहती है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट्स कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। पहले रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे एक इंटरमीडिएट में जिसकी एनर्जी काफी हाई होती है, और देन दिस इंटरमीडिएट इज ब्रोकन डाउन इनटू प्रोडक्ट फाइनली। जैसा कि आप पढ़ते हो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट्स पहले एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होंगे और फर्दर वो इंटरमीडिएट जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो फर्दर प्रोडक्ट में ब्रेकअप हो जाएगा और प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं उनको सबस्ट्रेट बोल दिया है, और जो प्रोडक्ट है वो तब बनेगा जब एक इंटरमीडिएट रिएक्शन में बनेगा। तो जो केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल चीजें सीखनी होंगी। यानी कि हमें पहले सीखना होगा फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। फिशन का मतलब होता है क्लीवेज, ब्रेकिंग। इसको डिटेल में हमें बात करेंगे हम लोग आज। फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, फिशन का मतलब है क्लीवेज। आइदर वी राइट फिशन और क्लीवेज ऑफ अ केमिकल बॉन्ड यानी कि अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के फिशन जो है वो दो तरह से हो सकते हैं। वन इज अ टाइप कॉल्ड होमोलिटिक फिशन, and second is called heterolytic fission. Homolytic fission and heterolytic fission. ये जो होमोलिटिक फिशन है इसका मीनिंग है
होमो का मतलब होता है इक्वल और लिटिक मीन्स क्लीवेज, यानी कि ऐसी क्लीवेज कोवलेंट बॉन्ड की जो इक्वल तरीके से हो। इक्वल तरीके से के होने का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में याद दिलाना चाहूंगा। पता आपको सब कुछ है। जैसे ये हाइड्रोजन हमारे पास है, इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डुप्लेट रूल फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल देयर मस्ट बी टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ऐसा होने पर वो हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके स्टेबिलिटी फील करता है। देखिए आप यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर होगी तो आपका एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से मैं आपको मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में दिखाता हूँ। दिस इज कार्बन एच एच CH3 होता है ना, CH3 बॉन्ड CH3 इथेन। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर करते हैं उसको हम देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन वन इलेक्ट्रॉन्स हैं हर हाइड्रोजन के पास। वन वन वन, सभी हाइड्रोजन के पास अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो कार्बन है, आपको मालूम है कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सभी कार्बन के पास एक एक, सॉरी सभी कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहे। देखिए हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, 1 and 1 2, 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 राइट। हाइड्रोजन का पेट तो भर गया, इसमें डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब टर्न है कार्बन का। तो कार्बन का भी सबने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, सब लोग एक एक मेरे साथ भी शेयर करो। कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इनको साथ शेयर किए थे, वो एक एक वापस ले लिया। और एक जो कार्बन राइट साइड में आपको दिख रहा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। सेम विद दिस कार्बन एटम, इसके पास अपने 4 हैं, एक इसको दिया था, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया। दोनों के जो ऑक्टेट है कार्बन एटम्स के वो कंप्लीट हो गए। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन बॉन्ड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ H C बॉन्ड H, यहाँ H C बॉन्ड H, यहाँ पे इस तरह से H बॉन्ड C, इस तरह से इथेन मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो आपने देखा किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर होगी तो सिंगल बॉन्ड होगा। आपको मालूम है 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड, जैसे डाई ऑक्सीजन में आप पढ़ते हो। 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी नाइट्रोजन के केस में तो ट्रिपल बॉन्ड्स बनेंगे। तो होमोलिटिक फिशन के बारे में सीखने के लिए कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं वो हमें सीखना थोड़ा जरूरी था। अब हम कोवलेंट बॉन्ड में किस तरह से होमोलिटिक फिशन होता है वो सीख लेते हैं। देखिए जो होमो वर्ड है यहाँ पर उसका मतलब होता है इक्वल और लिटिक का मतलब होता है क्लीवेज। यानी कि इस तरह से क्लीवेज होगी कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन जिस जिस एटम का था वो अपने साथ वापस ले लेगा। हुआ क्या, देखिए इन हाइड्रोजन एटम्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड तो बना लिया, बॉन्ड बन गया। अब किसी बात पे लड़ाई होगी, ये छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी बात पे लड़ाई होगी और दोनों ने डिसाइड किया भाई ऐसा है जो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना शेयर किया था, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो और अपने अपने घर को चलो। देखिए बुरा तो नहीं भी लग रहा होगा, ये अच्छा खासा बॉन्ड बन गया था, अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो दोस्ती जो वो टूट रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने हाफ हुक एरो बनाया है। इसे हम हाफ हुक एरो बोल सकते हैं या फिश एरो भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा जब वेल या कोई छोटी शार्क वगैरह जब जंप करती है, वेल की बात कर रहा हूँ, शार्क जो होती है जब जंप करती है तो इस तरह से काफी आपने देखा होगा। तो मूवी मतलब देखने का मतलब आपने पिक्चर वगैरह में या कभी किसी यूट्यूब वगैरह में देख सकते हैं। तो देखिए इस हाइड्रोजन एटम ने दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया और अलग हो गए और इन्हें इस पर भी चैन नहीं पड़ा।
जो जब दो छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे के संग फ्रेंडशिप तोड़ लेते हैं तो एक दूसरे को टिलीली बोलते हैं। मतलब एक दूसरे को चढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, टिलीली, यानी कि तुम ठीक है, तुमने बॉन्ड तोड़ दी, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही इन दोनों हाइड्रोजन एटम का भी है। बोले देख, इलेक्ट्रॉन मेरे पास अब भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ने क्या किया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन बोलते मेरे पास भी। दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने एटम के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए। तो ऐसी जो स्पीशीज बनी है जिसमें ये और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे इन एटम्स पर, ऐसी स्पीशीज कहलाती हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहलाएंगे, फ्री रेडिकल्स। पूरी केमिस्ट्री में अगर कुछ फ्री है तो यही है। पहले किस फ्री एनर्जी बोलते थे, लेकिन अब उसमें से भी फ्री हटा दिया है, सब पेड़ हैं। तो ये फ्री रेडिकल फिलहाल यहाँ पे फ्री है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल भी इसलिए हमने कहा देखो तू भी फ्री मैं भी फ्री। अब बात मत करना मुझसे आगे। ऐसे ही हम ये CH3 के केस में देखें, किसी बात पर इन CH3 के बीच में भी इसी तरह की कोई खटपट हो गई और दोनों ने डिसाइड किया हम अब एक साथ नहीं रह सकते। बुरा दोनों को लग रहा था, ये अच्छा खासा बॉन्ड बना, टूट रहा है। तो ये कहा भाई ऐसा है, 3 बच्चे इसके थे, 3 बच्चे इसके थे। बोला भाई अपने अपने बच्चे जो है 6 बच्चे टोटल है, 3 तुम रख लो 3 हम रख, बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो क्लीवेज आप देख रहे हैं ना, इक्वल क्लीवेज हो रही है CH3 के बीच में। जो कोवलेंट बॉन्ड है ये टूट रहा है। ये कोवलेंट बॉन्ड अभी आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा था ना, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तभी तो शेयरिंग से ये सिंगल बॉन्ड बना इन कार्बन एटम्स के बीच में। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ही है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ही है। तो दोनों ने तय किया भाई ऐसा है, बहुत हो गया, अब संग में रहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अपना अपना हिस्सा लो, अपना अपने इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में बात हो रही थी वो लो और अपने अपने घर चले। मतलब भाई ठीक है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे भी नहीं पड़ रहा, हो गया होमोलिटिक फिशन। तो देखिए ये ब्रेकिंग हो गई और फिर वही बात, बुरा दोनों को लग रहा है, बुरा दोनों को लग रहा है, लेकिन ईगोज इतनी है कि तुझे फर्क नहीं पड़ा तो मुझे भी नहीं पड़ रहा। और उसके बाद वही भाई देखो तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, फिर बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, बोले मैं भी नहीं बनाऊंगा। तो ऐसी स्पीशीज जो बन रही है ये और इलेक्ट्रॉन जिनके पास है, ये जो कि होमोलिटिक फिशन से स्पीशीज जनरेट हुई है, ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल। अब क्योंकि ये मिथाइल है तो इसको हमने बोल दिया मिथाइल फ्री रेडिकल। और जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो इसमें जो फ्री रेडिकल बन गए उनको हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गए। अब हम ये सीख लेते हैं, एक तो आपने ये बात सीखी, मैंने यहाँ पे क्लीवेज आपको H बॉन्ड H के बीच में दिखाई, CH3 बॉन्ड CH3 के बीच में दिखाई। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इक्वल ब्रेकिंग होना तभी पॉसिबल है जब क्लीवेज 2 सेम ग्रुप या सेम एटम्स के बीच में हो। तो ये जो मेरा मीनिंग है सेम एटम्स या सेम ग्रुप ऑफ एटम्स, इसका सेंस साइंटिफिकली ये है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है जो मसल्स पावर है दोनों की एक सी हो, कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले सके CH3 और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले सके। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर मसल्स पावर दोनों की बराबर नहीं है तो फिर बदमाशी चलेगी। आप देखिए CH3 बॉन्ड Cl में जो Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इस CH3 ग्रुप की जो के संग जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करना, ये मतलब है। तो उसमें क्या हुआ, ये Cl जो है ये बदमाशी करेगा और ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना है
उसको कंप्लीटली, उसमें जो इस कोवेलेंट बॉन्ड बनने में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कंप्लीटली अपने साथ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि जो CH3 बॉन्ड Cl है इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मसल पावर CH3 से ज्यादा है। लेकिन जब कोई इस तरह का काम करता है, दादागिरी दिखाता है, तो उसकी इमेज सोसाइटी में अच्छी नहीं होती। उस पर चार्ज कैसा आ जाता है? नेगेटिव। सोसाइटी उसको नेगेटिवली देखती है। और CH3 कह रहा है भाई सही है भाई, तेरी मसल पावर ज्यादा है, तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कोई बात नहीं, क्या करेगा तेरी, ले जा भाई। तो इसके संग सिंपैथी रहेगी समाज की और इसकी इमेज जो है वो पॉजिटिव जो है वो बनी रहेगी। आज की दुनिया तो उल्टी बुला रहे, बैठ गया। मैं होता तो ये कर देता, नहीं कर पाता, क्योंकि भैया ये Cl जो है बदमाश है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CH3 ग्रुप से जो कार्बन है उससे बहुत ज्यादा है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो Cl के पास जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये देखो फिशन कैसा हुआ, हेट्रोलिटिक हुआ, अनइक्वल। ये जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, पूरी तरह से Cl के पास। तो ये हेट्रोलिटिक फिशन, और हेट्रोलिटिक फिशन से जो स्पीशीज जनरेट होती है जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसको हम बोल देते हैं कार्बेनायन। और ये कहलाता है कार्बोनियम आयन। अब जिसपे चार्ज पॉजिटिव है उससे तो इलेक्ट्रॉन दूर चलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और हमेशा इस फिराक में रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिले तो उसके संग बॉन्ड बनाया जाए। तो ये कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं और हमेशा इलेक्ट्रॉन की फिराक में रहते हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले तो बॉन्ड बनाए या उनके साथ अटैच हो जाए, स्टेबिलिटी गेन कर ले, तो वो स्पीशीज क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। और इसी तरह से जो क्लोरीन है उस पर तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसलिए बोला, जैसा आप सभी को मालूम है कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम के अंदर उस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कोई काम नहीं है। तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है कहाँ जाएंगी, न्यूक्लियस की तरफ, जो कि कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनको न्यूक्लियोफाइल्स बोल दिया हमने। ये स्पेलिंग जो है इसकी वो PHILE रहेगी, PHIL। तो जो क्लोरीन है वो कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जो CH3 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज रहेगी। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरियाज जहां होंगे, जैसे आप देखिए न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल होते ही नहीं है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वहां अटैक करेंगे, इसलिए जो Cl नेगेटिव है कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। एक बात हमें और अच्छे से समझना है कि जो होमोलिटिक फिशन है, कोवलेंट बॉन्ड का जो होमोलिटिक फिशन है, यहाँ पर ये फिशन जो है स्पेशल कंडीशंस में होता है। स्पेशल कंडीशन का मतलब है, जनरली आप देखेंगे जो होमोलिटिक फिशन है इसको करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी आपको अल्ट्रावायलेट लाइट से मिल सकती है, या सिंपली लाइट लिखा मिल सकता है, या सिंपली फोटोन लिखा मिल सकता है, या सनलाइट लिखा मिल सकता है, या कभी कभी रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पर ऑक्साइड भी लिखा मिल सकता है, ये भी होमोलिटिक फिशन को ही प्रमोट करता है। तो इस तरह से जो होमोलिटिक फिशन है वो अल्ट्रावायलेट लाइट, लाइट, सनलाइट, फोटोन, एनर्जी, या कभी कभी एच न्यू भी लिखा मिल जाता है, E=H न्यू होता है, वो भी लिखा मिल जाता है, तब इस तरह का होमोलिटिक फिशन प्रोसीड होता है। जबकि हेट्रोलिटिक फिशन की कोई ऐसी स्पेशल कंडीशंस नहीं होती है, लेकिन हाँ होमोलिटिक फिशन जब भी होगा तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो एनर्जी लाइट सोर्स से या परऑक्साइड वगैरह भी इसमें फ्री रेडिकल सॉरी होमोलिटिक फिशन कॉज कर सकते हैं। परऑक्साइड आप जानते हो ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है,
क्योंकि ये जो लिंकेज है ना ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये कौन सी लिंकेज कहलाती है? परऑक्साइड, क्योंकि ये परऑक्साइड आयन है ना, आपने पढ़ा है O2 नेगेटिव, जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम्स लग गए तो ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। अगर इसमें CH3 ग्रुप लग गए तो ये मिथाइल परऑक्साइड हो जाएगा। इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग गया तो आइसोप्रोपाइल परऑक्साइड हो जाएगा। बेंजाइल ग्रुप लग गया तो बेंजाइल परऑक्साइड हो जाएगा, दोनों एच कट करके दोनों तरफ बेंजाइल ग्रुप लग गए। तो जनरली ये रिएक्शन परऑक्साइड की प्रेजेंस में भी हो जाती है। तो अभी तक आपने ये सीखा कि जो कोवलेंट बॉन्ड में अगर इक्वल क्लीवेज होगा, इक्वल क्लीवेज का मतलब है जिन एटम्स के बीच में क्लीवेज हो रही है वो जाहिर सी बात है एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होंगे, और जब उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की होगी, और जब ये क्लीवेज होगी तो वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में उसको लेकर के अलग हो जाएंगे, और उस अलग हुए इलेक्ट्रॉन को हम उस एटम के ऊपर डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसी जो स्पीशीज हैं दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स, ये मिथाइल फ्री रेडिकल्स है। और एक बात और आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो होमोलिटिक फिशन है ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में ही होता है, ठीक है। और जो हेटेरोलिटिक फिशन है वो तब होगा उन स्पीशीज में होगा जिनमें जो बॉन्ड बना हुआ हो कोवेलेंट बॉन्ड वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या एक एटम हो जैसा ये Cl है और एक ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में डेवलप हुआ हो। इसमें क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने साथ हट जाएगा, और जो दूसरी स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है जिसपे चार्ज पॉजिटिव आएगा वो कार्बोनियम आयन की तरह काम करेगा, और वो कार्बो कैटायन ही बोल सकते हैं, इसको हम कार्बो कैटायन ही बोल सकते हैं, कार्बोनियम आयन बोलते हैं, कार्बो कैटायन बोलते हैं, दोनों बातें चलेगी। और ये कार्बन आयन स्पीशीज कहलाएगी, ये क्लोरीन कार्बन आयन कहलाएगा, ये मिथाइल कार्बोनियम आयन या मिथाइल कार्बोकैटायन कहलाएगा, दोनों भी चल जाते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दे सीक द इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अफेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे अटैक करेंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है दे विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। Now we will discuss about the stability of free radicals or carbocations. First we will discuss about stability order of free radicals and carbocations. पहले फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक स्पीशीज बनाई है जिसमें जो कार्बन है जिस पर कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम इसको फ्री रेडिकल स्पीशीज बोल रहे हैं। ये कार्बन कैसा है? टर्शरी कार्बन है, क्योंकि ये 3 डिफरेंट कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट स्पीशीज हम बना रहे हैं इसमें 2 कार्बन एटम इस कार्बन एटम पर जिस पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे डायरेक्टली अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाएगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा, वेरी सॉरी। और दिस इज योर 3 डिग्री फ्री रेडिकल। और अगर केवल एक ही कार्बन अटैच्ड हो देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री फ्री रेडिकल, है ना। और अगर एक भी कार्बन अटैच नहीं है देन इट इज कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल, जिसको भी हम 1 डिग्री ही मानते हैं। दिस इज योर मिथाइल फ्री रेडिकल। तो आप देखेंगे फ्री रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है दैट वुड बी टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल ग्रुप, यानी कि टर्शरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी देन टर्शरी देन प्राइमरी देन द मिथाइल ग्रुप। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट stability order of carbocations.
कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बिल्कुल यही ऑर्डर रहेगा, यानी कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये नेक्स्ट आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है और नेक्स्ट आपका मिथाइल कार्बोकैटायन है। तो फ्री रेडिकल्स और जो कार्बोकैटायंस हैं उनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो सेम रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। This is your 2 degree carbocation, this is 1 degree and this is the methyl carbocation. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है। मैं इसका अगर नाम लिखने की कोशिश करूं तो दिस इज टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, दिस इज टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन एंड दिस स्पीशीज आप इसको पहचान पा रहे हो, this is isobutyl isopropyl group, right? This is isopropyl carbocation, this is isopropyl carbocation, इसे पहचानते हो, CH3CH2 positive, this is your ethyl carbocation और इससे आप पहचानेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन है। पहले लिखते थे कार्बोनियम आयन, अब उसको कार्बोकैटायन की फॉर्म बोलते हैं। देखिए इधर देखिए इसका नाम क्या रहेगा, दिस इज टर्ड ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, दिस इज आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल एंड दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। अब आपने ऑर्डर तो सीख लिया, लेकिन ऑर्डर का रीजन क्या है, क्यों यहाँ पर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इस ऑर्डर में रहेगा। ये बात आपको एक फिनोमिना पढ़नी है विच इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन दैट विल डिस्कस विद द टॉपिक आल्सो, राइट? तो इन दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये क्यों आया है, ये हम हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से सीखेंगे और समझेंगे। इसी तरह से एक इफेक्ट है विच इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, वो भी कुछ हद तक स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस का, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ चलते हैं। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। देखिए दिस इज CH3, दिस इज CH2 और इस पर चार्ज है पॉजिटिव, यानी कि ये आपके सामने इथाइल कार्बोकैटायन है विच इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट? ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आपको दिख रहा है इस कार्बन पर, इट मींस वन ऑफ द प्री एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन इज एम्प्टी। ये आप कैसे समझोगे, देखिए जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है दैट इज 6 और इसका EC आप कैसे लिखा करते हो, 1s2 2s2 एंड 2p2। लेकिन जब कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में आप देखेंगे जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहां पहुंच गया, P के पास पहुंच जाए। यहाँ 2s2 थे, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच गया, P में चला गया। लेकिन जब इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया
तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन एटम से रिमूव हो गया, और ऐसे केस में ये जो पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इसमें ये वाला पी, ये वाला जो पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाला, इट बिकम्स एम्प्टी, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब यही है कि इस कार्बन पर एक एम्प्टी पी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जो कार्बन एटम है ये वाला, जिसपे चार्ज पॉजिटिव है, उस पर एक वैकेंट पी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल है। इस तरह इस पर एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल, एम्प्टी पी एटॉमिक ऑर्बिटल, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो एम्प्टी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इस कार्बन पे कैसा आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, सगा संबंधी है इसका, कार्बन कार्बन। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही है और कोई ग्रुप उससे संग अटैच हुआ है, तो उसके साथ सिंपैथी रहती है, अरे बता यार ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसको खाने को नहीं। तो यहाँ पर ये फिनोमिना ऑब्जर्व की जाती है ऐसे केसेस में जहां पर ये सिग्मा बॉन्ड, या आप देखें कार्बन बॉन्ड एच के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये जो कार्बोकैटायन है यानी जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है जिस पर एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके बीच में कॉन्जुगेशन हो जाएगा। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट। देखिए जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन छोड़ के फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये दोनों डबल बॉन्ड कैसे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में है। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब है अल्टरनेट। जैसे आप अपने, आपका रोल नंबर 1 है, तो आपके संग जो थर्ड वाला बंदा होगा वो आपके कॉन्जुगेशन में है, थर्ड के संग 5 वाला बंदा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में होगा, अल्टरनेट होगा। कई तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ये इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव यानी कि पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो कॉन्जुगेशन ऐसे भी पॉसिबल है कि एक डबल बॉन्ड हो और उसके बराबर में जो कार्बन हो, उसका नेक्स्ट कार्बन जो हो उस पर एम्प्टी पी एटॉमिक ऑर्बिटल